हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कौन सा फोर्स किसकी तुलना में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या कितना ज़्यादा वीकर है, इसे एक न्यूमेरिकल से हम समझेंगे। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल है जिससे हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। हमने 11th क्लास में जो है इसके बारे में ऑलरेडी जाना हुआ है कि चारों जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के, उनके बीच में आपस में क्या रिलेटिवली अगर हम देखें तो उनका स्ट्रेंथ होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक रूप है। इसके बाद तीसरा जो होता है, तीसरे नंबर पर वो वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के जो फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूला को यूज करते हुए हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यानी जो एटॉमिक स्केल पे ये दोनों फोर्सेस होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उन्हें कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। यानी इन दोनों फोर्सेस जो हैं, इन तीनों केसेस में उन्हें हमें कंपेयर करके देखना है कि रिलेटिवली एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने ये वीक या कितने स्ट्रांग हैं। और साथ में उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चूंकि हम जान रहे हैं कि फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से हमेशा एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक्सेलरेशन इन दोनों में कितना होगा, मतलब प्रोटॉन में कितना होगा और इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ये सिचुएशन दिया हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या कोई भी तीनों में से जो केसेस हैं, तीनों केसेस में दो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर्स है, यानी एक एटम के साइज जितनी है। एटॉमिक स्केल पे हम मेजर कर रहे हैं तो उतना ही हमें डिस्टेंस भी कंसीडर करना है। तो अब आइए बारी बारी से तीनों केसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले केस में यानी ए में दो प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन एक जो होता है, एक सिंगल प्रोटॉन, उसका मास जो होता है जिसे हम mp से डिनोट कर रहे हैं, ये लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हम जानते हैं कि ये पहले इन डेटास को हम पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है। डिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है 10⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रम का मतलब इतना ही होता है, जिसे हम r कह रहे हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो निगेटिव में होगा, अगर प्रोटॉन है तो वो उतना ही चार्ज होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा। हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ फोर्स के को कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो प्लस और माइनस साइन जो है वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसे कंपेयर करना है। तो ये डेटा जो है ये तीनों केसेस में अब हमारे काम आएगा। अब सबसे पहले केस में हम निकालते हैं कि फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसे हम Fe कह देते हैं। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो होता है, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे K कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 और Q2 जो हैं वो दोनों चार्जेस हैं, और R जो है उनके बीच की दूरी है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इस केस में निकालें, यानी दो प्रोटॉन्स के बीच में, तो चूंकि दोनों प्रोटॉन्स है तो दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, और दरअसल तीनों केसेस में चार्ज के अमाउंट्स जो है यानी Q1 और Q2 दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इस केस में जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 और Q2 सेम है तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस इज गिवन 10⁻10, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाता है 2.304 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 न्यूटन्स।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो चार्ज चूंकि दोनों का सेम है, तो तीनों केसेस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि दो प्रोटॉन्स का भी चार्ज वही होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होगा। तो इस वजह से तीनों केसेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना ही आएगा, तो इसे हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसे अलग अलग केसेस में अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंडेंट होता है और मास तीनों केस में हम देख सकते हैं कि चेंज हो रहे हैं। अब आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अभी पहले केस जो है उसी में हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r², यानी ये हो जाएगा m1, G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई m1 की वैल्यू यानी मास ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों प्रोटॉन्स है तो दोनों के मासेस सेम ही होंगे, 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय द डिस्टेंसेस 10⁻10, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻44 न्यूटन्स के बराबर। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो दोनों के बीच में अगर हम तुलना करके देखें तो ये -8 पावर है 10 का और ये -44 पावर्स है 10 का। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो इसके नंबर्स हैं, इसे अगर हम छोड़ दें, मतलब कंसीडर ना करें, चूँकि आसपास ही हैं, मतलब लगभग सेम है, तो इन दोनों पावर्स को अगर हम देखें, 10 के पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम देख सकते हैं। ये 10⁻⁻44 और ये 10⁻⁸ है, यानी डिफरेंस अगर हम देखें तो कितने का है, ऑलमोस्ट ये जो फोर्स है हम कह सकते हैं ये 36 टाइम्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में, यानी जो एटॉमिक स्केल होता है वहाँ पे इस चीज़ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसी तरह से बाकी सारे केसेस में भी हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इस केस में जो है हमने जो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीनों केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो बी में अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसमें हमें दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैलकुलेट करना है, तो इस केस में 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा ऑलमोस्ट 5.52 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻51 न्यूटन्स। यानी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास इवन प्रोटॉन से भी कम होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच का वो भी और कम ही आएगा। तो ये हम देख सकते हैं इवन इससे भी कितना 10⁻7 टाइम्स और ज़्यादा वीकर है। यानी अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर हम तुलना करें तो 10⁻36 प्लस 7 दैट इज 10⁻41 टाइम्स ज़्यादा जो है 43 टाइम्स जो है ज़्यादा वीक है। अब इसके बाद अगर हम सी में देखें, सी में कैलकुलेट करें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो इस केस में 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का यहाँ पे कंसीडर करना होगा, तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 ये हो गया हमारे प्रोटॉन का मास, और 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और ये जो है कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻47 न्यूटन्स। सो इस केस में हम देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी वजह से हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एटॉमिक स्केल पे।
अब आइए ये डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा प्रोड्यूस प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन होता है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल्स एम ए होता है, जहां पे m उस ऑब्जेक्ट का मास होता है और a एक्सेलरेशन होता है। हमें मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। अगर प्रोटॉन का अगर हम निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन का पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिवाइडेड बाय उसका मास यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और फोर्स जो है हमने कैलकुलेट कर रखा है, इतना है 2.304 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 divided by mass of proton, that is 1.67 multiplied by 10⁻⁻27, और इतना ही ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर हम चाहें तो जिस तरह से हमने प्रोटॉन का निकाला है उसी तरह से एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ऑब्वियस है कि प्रोटॉन का चूंकि मास हल्का सा ज़्यादा होता है, हल्का सा नहीं बल्कि लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोटॉन से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि इतना ही होगा, सेम होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये कैलकुलेट करने पर 2.304 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2000 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो उम्मीद है आपको ये जो एक क्वेश्चन था इसके थ्रू आपको ये एक आइडिया लगा होगा कि जो एटॉमिक स्केल होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द अदर फोर्सेस, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहें, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इवन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो भी काफ़ी वीक होता है, लेकिन इवन वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका कोई रोल नहीं होता है, एक तरह से कहें कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका अभी भी कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।